बात बंद कर लो, शांत रहो थोड़ा। क्या पढ़े थे? क्वेश्चन कर रहे थे इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सुनिए बात नहीं। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम, और इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम में लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के लिए दो केसेस हमें बताने थे। एक केस हम लाइक चार्ज का बता दिए थे, जिसमें एक फॉर्मूला की तरह आपको शॉर्टकट भी बताया गया था, और कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब लाइक चार्जेज अगर दिए गए हों तो तीसरा चार्ज जो उन्हीं की तरह हो, Q, स्मॉल q, उसको कहाँ पे रखा जाए कि उस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। तो उसमें हमने बताया था कि उस थर्ड चार्ज को हम उन दोनों चार्जेस के बीच में और जो सबसे छोटा चार्ज है उसके पास में रखते हैं, जिसकी वजह से उस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बस चीज़ आपको याद रखना है। मतलब जब आपने लाइक चार्ज पढ़ा था तो लाइक चार्ज के लिए प्लस Q लिया था और प्लस 4Q लिया था। इन दोनों चार्जेस को बीच में जो डिस्टेंस था, L डिस्टेंस या R जो भी आपने माना था, मैंने पूछा था कि एक तीसरा चार्ज Q कहाँ पे रखा जाए कि उस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। देन थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन देम एंड नियरर टू द स्मॉलर चार्ज, जो छोटा चार्ज है उसके जस्ट बगल में रखा जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमने बता दिया कितना हो गया था, x, और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। अब इस पे से ये एक फोर्स लगाएगा और इस पे ये एक फोर्स लगाएगा, एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा, मे बी ये दोनों कट जाएगा, और कटने के बाद से नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक बार आप F1 निकाले होंगे, एक बार F2, और दोनों को क्या कर दिए होंगे, इक्वेट कर दिए होंगे। जब इक्वेट किए होंगे तो आपको x की वैल्यू मिली होगी, क्योंकि हमसे पूछा था कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखा जाएगा। तो जो x की वैल्यू मिली थी उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था। क्या था शॉर्टकट में, रूट में Q1 अपॉन रूट Q2 प्लस में रूट Q1 इंटू में जो दोनों चार्जेज के बीच में डिस्टेंस था L, ये फॉर्मूला हमने लगाया था। जहाँ पे Q1 जो था वो स्मॉलर चार्ज कहलाता है, और Q2 को हमने क्या नाम दिया है, लार्जर चार्ज। Q कहलाता है, Q2 कहलाता है लार्जर चार्ज। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी थी। बाकी ये F1 F2 निकाल के भी ये चीज़ निकाल सकते हो। अगर तुम F1 की वैल्यू रखोगे, F2 की वैल्यू रखोगे, तो जो आंसर वहाँ से आएगा सेम आंसर यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, आज हमें पढ़ना है अनलाइक चार्जेस। मतलब अब हमारे पास जो प्लस और प्लस थे या माइनस और माइनस होंगे तो भी यही कंडीशन होगा। मतलब लाइक थे तब ये था, अनलाइक होंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम केस लेते हैं। मतलब आज का हमारा केस है फॉर अनलाइक चार्जेस। ठीक है, दूसरा केस है, सेकेंड केस इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम का, फॉर अनलाइक चार्जेस। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अनलाइक चार्ज है मतलब एक चार्ज को हमने प्लस कैपिटल Q मान लिया और एक चार्ज को हमने 9Q मान लिया और माइनस में मान लिया, एक प्लस में और एक माइनस में। क्या अनलाइक बन गया? अब इनके बीच में डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं L, जैसे अभी हमने उसने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था। ये जो L डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ध्यान से सुनिएगा, हमसे पूछा कि तीसरा चार्ज जो है वो कहाँ पे रखा जाए, वो Q है, स्मॉल q, उसको कहाँ पे हम रखें कि इस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि उस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम मतलब उस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। तो इस तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखोगे, तो फिर वही बात कि सर कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या 3 होती है। या तो यहाँ रख सकते हैं चार्ज को,
या तो यहां रख सकते हैं या तो इन दोनों के बीच में रख सकते हैं। यही प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। तो बीच वाली प्रोबेबिलिटी तो अभी पहले वाले केस में तुमने देख लिया था, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या बाहर रखा जाएगा, रख के चेक करते हैं। अच्छा, अंदर क्यों नहीं रखा जाएगा, पहले अंदर ही रख के चेक कर लो। अगर तुम इस Q चार्ज को अंदर रखते हो और कहाँ, स्मॉलर चार्ज के बगल में, इन दोनों में स्मॉलर कौन है, केवल मैग्नीट्यूड में देखो, क्या यही छोटा है, ये 9Q है, बड़ा है, प्लस माइनस मत देखो, ये क्या छोटा चार्ज है और ये क्या बड़ा चार्ज है, ठीक है, बस पोलैरिटी अलग है, मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटे चार्ज के बगल में ही तुम रखते थे, तो तुमने यहाँ पे रख दिया इस Q को। अब थोड़ा सोच के देखो क्या होगा, क्या ये प्लस Q इस प्लस Q पे एक फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, नाम क्या दे दे इसको, F1, और क्या ये माइनस का 9Q भी इस पे फोर्स लगाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस, तो क्या ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये खींच के इसकी तरफ जाएगा, तो इसका मतलब F2 भी इधर लगेगा। क्या F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, F1 एंड F2 का डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या ये कभी अट्रैक्ट कैंसल आउट कर पाएंगे एक दूसरे को, नहीं। जब तक ये कैंसल आउट नहीं करेंगे मतलब इन पे नेट फोर्स कभी जीरो हो पाएगा नहीं भाई, ये तो जोड़ा जाएगा ना। अगर इधर होता तब ना एक F1 F2 को काट देता, तो इसका मतलब यहाँ पे काम नहीं बन रहा है, इसीलिए अब चार्ज को कहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, आउटसाइड, इन दोनों से बाहर, इन दोनों के बाहर। अब बाहर में भी कहाँ जाना है, इधर या इधर, मतलब छोटे चार्ज के बगल में या बड़े चार्ज के, तो हमेशा कहाँ रखना पड़ेगा, छोटे चार्ज। ये तो पहले वाले क्वेश्चन से तुम समझ गए हो क्यों छोटे वाले चार्ज के बगल में रख रहे हो, तो इसके पीछे रीजन है। मैंने यहाँ पे रख दिया ये स्मॉल Q छोटे वाले चार्ज के बगल में, कितने डिस्टेंस पे रखा, तो क्या मैं x मान सकता हूँ, ये डिस्टेंस L है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या L प्लस x हो जाएगा, क्या समझ गए हो ना इतनी बात। अच्छा, क्यों यहाँ पे रखा है, क्योंकि इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो ये लगाएगा ना, ये इस पे जब लगाएगा तो किधर लगाएगा भाई, क्या इस डायरेक्शन में लगाएगा, नाम क्या होगा, F1। इस इधर इसलिए लगा रहा है बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रेपल कर जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, ये निगेटिव चार्ज है, तो क्या इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या अब ये फोर्स F2 इधर लगेगा। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कैंसल आउट हो सकते हैं, यस, अब कैंसल आउट हो सकते हैं। अच्छा सर, तो रखा इधर क्यों है, इधर भी रखते तो वही कहानी बनती। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो ध्यान से, ये चार्ज छोटा है और ये तो ऑलरेडी छोटा है, तो तुम्हें पता है जो ये F1 मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के और कैपिटल Q के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो क्या अगर जैसे मान लो इसकी वैल्यू अगर 2 है और इसकी वैल्यू अगर 1 है, तो क्या 2 1 जा 2 आएगा, मतलब फोर्स क्या 2 टाइम्स बढ़ रहा है। और डिस्टेंस को अगर तुम कम रखोगे, मतलब डिस्टेंस को कम करोगे, तो क्या फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब देखो ध्यान से। और जब इससे और इसके बीच में फोर्स लगेगा तो कौन सा फोर्स होगा, F2 होगा। थोड़ा F2 को कैलकुलेट करोगे तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके होगा, Q के एंड 9Q के होगा क्या। अब ऑलरेडी ये फोर्स कितना गुना बढ़ गया है, देखो Q की वैल्यू को 2 माने हो तो 2 और इसकी वैल्यू 9 और 1, क्या 9 रह जाएगी, 9 2 जा कितना हो गया 18। क्या ये फोर्स बहुत बड़ा हो गया, इसके कंपैरिजन में बड़ा हो गया। तो फोर्स जब यहीं बड़ा हो गया तो क्या अब हमें डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तभी तो फोर्स घटेगा। तो मैंने क्या किया, F2 इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या L प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा क्या, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो ये वैल्यू अगर बढ़ी होगी तो क्या फोर्स घट गया होगा। अब बताओ क्या F1 F2 का मुकाबला कर सकता है, कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखो F1 फोर्स मतलब चार्ज के हिसाब से 2 टाइम्स हो रहा है, और यहां पे F2 चार्ज के हिसाब से कितने टाइम्स चला जा रहा है, 18 टाइम्स। तो फोर्स ये बड़ा है, अब F2 बड़ा है और F1 छोटा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 18 है और ये 2 है तो 18 में से 2 जाएगा तो 16 बचेगा, 0 नहीं हो पाएगा, हमें तो 0 चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को कम कर दिया। अगर मैं डिस्टेंस को कम करता हूं तो क्या ये फोर्स बढ़ जाएगा, तो हो सकता है फोर्स इतना बढ़ जाए
कि लगभग जो 16 जो तुम्हें दिखाई दे रहा था डिफरेंस, उसको बैलेंस कर दे। और इस वाले डिस्टेंस को मैंने बड़ा कर दिया। डिस्टेंस बड़ा होने से फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 16 से वो घट के बहुत आया होगा, तो 12 आया होगा, 14 आया होगा, और ये डिस्टेंस घटाया तो ये बढ़ के 12-14 हो गया, कैंसल आउट कर दिया। नेट फोर्स कितना लग गया इस पे, 0। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने बस क्यों रखा इधर, ये बात तुम समझ गए हो। छोटे चार्ज के बगल में रखने का रीजन यही था। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूला बनाना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला क्या, एक तरह से क्वेश्चन ही है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। अब बताओ F1 की वैल्यू क्या F2 के इक्वल होगी अगर इस पे नेट फोर्स 0 होगा? तो F1 की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी होगी। K चार्ज कितना है, Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। F2 की वैल्यू बताइए कितना होगा, K चार्ज कितना है Q, और ये चार्ज कितना है 9Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया इतना? थोड़ा ध्यान से देखो, जो कैंसल आउट होने वाला है काट दीजिए। Q से Q, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर कितना बचा, 9 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बचा क्या? इस वैल्यू में हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? 9 को क्या 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, एंड L प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो 3 अपॉन L प्लस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। समझ गए इतनी बात? अब बताओ स्क्वायर दोनों पे आ गया, तो क्या बेस कंपेयर किए जा सकते हैं? मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन L प्लस क्या हो गया, x। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देन L प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 3x। x की वैल्यू उधर भेज देते हैं, देन L इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू L बाई 2। ये x कहां से डिस्टेंस आया, किस चार्ज से डिस्टेंस है, स्मॉलर चार्ज से। स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पे तुम्हें रखना पड़ेगा कि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए, तो L बाई 2। जितना डिस्टेंस ये दिया था उतने ही डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस इधर चलना पड़ेगा। मतलब अगर ये 10 दिया है तो 5 इधर चलना पड़ेगा, और वहां पे ले जाके चार्ज को रख देंगे, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से उस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? इसके लिए भी शॉर्टकट बना लेते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा सेम वही, रूट Q1 अपॉन रूट Q2। बस यहाँ बीच में वहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इनटू में L हो जाएगा। Q1 को हमने क्या नाम दिया था, स्मॉलर चार्ज, और Q2 को क्या नाम दिया था, लार्जर चार्ज। वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले के हिसाब से पुट करो थोड़ा। Q1 मतलब स्मॉलर, स्मॉलर मतलब केवल Q है कैपिटल में, है ना, अपॉन रूट Q2, Q2 मतलब लार्जर चार्ज, लार्जर मतलब यहाँ पे बड़ा चार्ज कौन है, 9Q है, रख देंगे माइनस साइन, और फिर रूट Q1, Q1 मतलब स्मॉलर चार्ज, और स्मॉलर चार्ज केवल Q है, इनटू में है L। थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर रूट Q है और नीचे रूट Q कॉमन ले लें तो रूट 9 बचेगा माइनस रूट 1 बचेगा, केवल 1 बचेगा। देन रूट 9 को क्या 3 लिख सकते हो, रूट 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में L। रूट Q से रूट Q कट गया, ऊपर चल रहा है L और नीचे क्या आ गया, 2। क्या x की वैल्यू मिल गई, L बाई 2। समझ रहे इतनी बात? तो बस वहां पे जो प्लस था यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, माइनस। ये शॉर्टकट आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी अब सॉल्व करने का जो तरीका है वो प्रोसीजर ये है जो समझने का है। मतलब बोर्ड में अगर आ रहा है तो शॉर्टकट से बस ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो। वो फॉर्मूला कहाँ से आया उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मेन ये है। क्योंकि 3 नंबर में आ रहा है तो एक लाइन में करके आ जाओगे तो 3 नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा बना के लिखना पड़ेगा। जैसे ये फिगर है, बना के कैसे क्या किया गया है, नोट करिए इसको, फटाक से आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट सिमेट्रिकल फिगर्स पे चलते हैं या रेगुलर्स पॉलीगन पे चलते हैं।
थोड़ा जल्दी करिए। इधर हो गया ये। अगला हेडिंग डाल लीजिए, मतलब इक्विलिब्रियम ही है। अगला टॉपिक मतलब इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन का जो वैरायटी है इक्विलिब्रियम ही लिखिएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चनों में। सुनिए, हो गया उधर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है। अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल फिगर गिवन है और उसमें वो सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक का मतलब समझ गए होगे कि अगर उसका मिरर इमेज बन रहा हो, मिरर इमेज मतलब समझ रहे हो, अगर बीच से उसको काट रहे हो तो आधा इधर जैसे दिख रहा है उधर भी ऐसे ही दिख रहा है। अगर कहीं सिमेट्रिक में चल रहा हो, ऐसा हो, या रेगुलर पॉलीगन हो और उसके वर्टिसेस पे चारों तरफ इक्वल चार्ज गिवन हो, तो उसके सेंटर पे रखे हुए किसी भी चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है अपने आप। बस यही याद रखना है। क्या मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मतलब चारों साइड क्या हो गई, सेम। अब इसके वर्टिसेस पे कोई भी चार्ज रखा हो, बस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, या यहां पे प्लस हो यहां माइनस, तो यहां पे प्लस यहां माइनस, सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक का मतलब जैसे अगर यहां से इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो यहां प्लस क्यू रखा है तो यहां पे क्या रखा, माइनस क्यू, और यहां पे अगर माइनस क्यू रखा है तो यहां पे प्लस क्यू। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिक की तरह दिख रहा है? नहीं, मिरर के हिसाब से नहीं दिख रहा है। यहां प्लस क्यू है तो यहां भी क्या होना चाहिए, और यहां माइनस क्यू है तो क्या होना चाहिए, माइनस, तब ना सिमेट्री बनेगा। तो सिमेट्री की तरह दिखाई दे, ठीक है। या तो मिरर ऐसे बना लो, या तो मिरर अब ऐसे बनाओ। ऐसे बनाओगे तो क्या, प्लस इधर भी रहने चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सिमेट्रिक है कि नहीं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो। सपोज दैट मैंने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया और उसके वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस विद अ साइन पुट कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि इसके सेंटर पे कोई भी चार्ज रखते हैं प्लस क्यू कैपिटल में, बताइए इस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो नेट फोर्स की वैल्यू एट अ सेंटर पे कितनी होगी, 0 होगी। यही बस आपको समझना था, इसमें कुछ प्रैक्टिकली नहीं है। आप सोच के देखो क्यों 0 होगी, कोई पूछा क्यों 0 होगी, तो मैं निकालता हूं। प्लस क्यू है यहां पे, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल होंगे क्या, क्योंकि ये पूरा डायगोनल है, डायगोनल का हाफ और हाफ, ये पूरा डायगोनल है तो हाफ और हाफ यही होगा, तो सारे डिस्टेंस तो सेम हो गए। अब बताओ ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्या पहला चार्ज है तो F1 दे दूं नाम। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बस एक की वैल्यू निकालते हैं, K Q कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस पूरा, देखो ध्यान से देखो, पूरा डिस्टेंस कितना होगा, √2a, कितना होगा, √2a। अरे भाई साइड कितना है स्क्वायर का, a, और डायगोनल कितना हो जाता है, √2 इंटू साइड मतलब √2a। ये तो पूरा हुआ, और इसका आधा करोगे तब ना इतना मिलेगा, तो आधा करने का मतलब √2 कट गया, a बाई √2 आएगा क्या। a बाई √2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, a स्क्वायर और 2 कहां चला जाएगा, क्या यही फोर्स मिलेगा F1,
अब इसी तरह कोई भी फोर्स निकालो, क्या सबकी वैल्यू यही मिलेगी? क्योंकि सबका डिस्टेंस a/√2 और चार्जेस क्यू एन कैपिटल क्यू, क्यू एन कैपिटल क्यू, क्यू एन कैपिटल क्यू, क्यू एन कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस सबके लिए क्या a/√2 a/√2 a/√2। क्या सारे फोर्सेस यही होंगे? बस डायरेक्शन ही तो बदलेगा। तो सोचो अगर इसने इधर F1 लगाया और ये वाला चार्ज इधर अगर F2 लगा दिया और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल गया, तो क्या ये इसको काट देगा? और इधर ने इसने लगाया F3 और इधर इसने लगा दिया F4 और दोनों का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, तो क्या इसने इसको काट दिया? तो लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। समझ गए हो? तो यहां से दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर मतलब सारे साइड्स इक्वल हो, उसके वर्टिसेस पे अगर इक्वल या सिमेट्रिकल चार्ज रखे गए हैं, तो उसके सेंटर पे कैसा भी चार्ज हो, उस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। समझ गए इतनी बात? ठीक है, तो वही पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं। क्या? इन अ रेगुलर, लिखिएगा, बोल रहा हूं, बोलता भी रहा हूं, और इसमें आप फिगर बना के इसमें FO0 लिख लीजिएगा। FO मतलब सेंटर पे लगने, ये O पॉइंट है, सेंटर पे लगने वाला फोर्स 0 है। पहले फिगर बना लो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिखना है नोट कर लीजिए। If a equal charge placed at a vertices of regular polygon, if a equal charge placed at a vertices of a regular polygon, then the net force at a center will be 0। ये हमारा केस है। अब चाहे वो कैसा भी फिगर हो, एक फिगर ये है, सपोज दैट ये फिगर मैंने बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू रख दिया, चलो माइनस रख देता हूँ, यहाँ माइनस क्यू रख दिया, यहाँ माइनस क्यू रख दिया, यहाँ माइनस क्यू रख दिया, तीनों जगह क्या सिमेट्रिक हो गया चार्ज? माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, क्या सिमेट्रिक हो गया? अब ये इसका सेंटर है, सेंट्रोइड, याद होगा सेंट्रोइड कल निकाला था। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या सेंट्रोइड निकाल सकते हो ना? इसका निकालने का तरीका बताया था मैं, सेंट्रोइड निकाल लोगे। अब जो भी आया था कल सेंट्रोइड वाली वैल्यू a/√3 आई थी, कितनी आई थी? a/√3 आई थी ना सेंट्रोइड, ये रेडियस इतना, कितना आता है? a/√3। तो ये a/√3 डिस्टेंस, ये भी a/√3, ये भी a/√3। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज रख लो यार, प्लस क्यू, क्या तुम माइनस का 9q ही रख लो, चलो बताओ क्या इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज सेम हो गए, ये चार्ज सेम हो गए, ये चार्ज सेम हो गए, और डिस्टेंस सबके लिए यही रहेगा। तो क्या फोर्स 3 आएगा, F1 F2 F3, तीनों का डायरेक्शन देखो, ध्यान से देखो, क्या ये माइनस और माइनस क्या नीचे धक्का दे देगा? और ये माइनस और ये माइनस क्या इधर धक्का दे देगा? और ये माइनस और ये माइनस क्या इसको इधर धक्का दे देगा? अब सोचो, ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बीच में आएगा? और ये इधर नीचे चल रहा है, क्या इसको ये काट देगा? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। समझ गए इतनी बात? तो ऐसे वाले केस में भी सेंटर पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। FO या नेट लिख लो, F नेट 0 होगा। ठीक है, तो यही है इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, इसमें अभी हम एक कॉन्सेप्ट और बता देंगे अभी आगे जब क्वेश्चन करोगे तब, अभी तो बस एक कॉन्सेप्ट बना रहे हो तुम। पहले एक और पढ़ लें इसमें, इक्विलिब्रियम ऑफ, अगला है पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। पॉइंट चार्ज सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना भाई? इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। सस्पेंडेड मतलब टंगा हुआ, और पॉइंट चार्ज का मतलब है एक सिंगल चार्ज कोई रहा होगा
प्लस क्यू माइनस क्यू वो टंगा गया है, मतलब टांग दिया गया उसको, या तो वो पूरे स्पेयर पे रहा, उसको पूरे को एक मान लिया गया होगा। जैसे बॉब है, पेंडुलम देखा है ना आपने, देखा क्या, पढ़ के आ रहे हो अभी, पेंडुलम, पेंडुलम ऐसे मैंने बनाया और ये डिस्टेंस ले लिया, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है तुम्हें बॉब, उस बॉब पे बॉब न लगा के हमने चार्ज लगा दिया, एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा भी कौन सा, प्लस क्यू। थोड़ा ध्यान से सुनो बात, हम इसमें क्या करते हैं, केस बनाते, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो दो चार्ज ऐसे रहें और दोनों प्लस प्लस के हों, तो ये इस पे और ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा। अब एक समय बाद ऐसा आएगा कि इन दोनों की फोर्स लगने की वजह से दोनों यहीं पे रुके रहेंगे, आके चिपकेंगे नहीं, क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो क्या रेपल ही करके रखेंगे ना, मतलब इनका मीन पोजीशन कहाँ है, क्या यहाँ पे है, इनको आना यहाँ पे चाहिए था दोनों को, मगर क्या आ पा रहे हैं क्या दोनों, नहीं, यहाँ जाकर रुक गए हैं। अब उससे आगे भी नहीं जा रहे हैं, वहीं पे रुक गए, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा था। अब यहाँ पे रुक गए, उसका मतलब इक्विलिब्रियम में चले गए, वापस आ ही नहीं पा रहे, उनके लिए वही पोजीशन बन गया। इसीलिए इसको एक अलग से टॉपिक में बनाया गया है, मगर इसमें दो ही चार्ज के सिस्टम रहते हैं। अभी तक तुमने इक्विलिब्रियम जितने पढ़े उसमें 3 या 3 से ज़्यादा थे, जैसे ये क्वेश्चन इसमें 3 था और एक सेंटर पे 4 हो गया। अभी तुमने पढ़ा स्क्वायर वाला 4 कॉर्नर पे थे, एक बीच में 5 हो गया। इससे पहले लाइक अनलाइक के लिए क्या 3 पढ़े थे, तो कम से कम 3 पढ़ा था, मगर इसमें बस कितने 4 सिस्टम बने, 2। ये तो हमने बस ऐसे बनाया कि हो सकता है मे बी इक्विलिब्रियम पे है, बट यहाँ पे तो आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा x, ये x निकालिए, कितना फोर्स लगाएगा तभी तो x डिस्टेंस चला जाएगा वो, तो x कितना डिस्टेंस वो कवर करके इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, मतलब ये x फाइंड आउट करना होगा। ठीक, दूसरा चीज, जब ये ऐसे जा रहा होगा मीन पोजीशन से, दोनों चार्ज जब हट के यहाँ गए होंगे, तो क्या यहाँ मीन पोजीशन से एंगल थीटा फॉर्म किए होंगे, समझ रहे हो, एंगल क्या फॉर्म किए होंगे, थीटा। तो हमें मेन मुद्दा होता है या तो थीटा निकालने का या तो एक्स निकालने का, दो ही चीज निकालने का, थीटा या तो एक्स। मोस्टली टाइम में एक्स ही पूछा जाता है, तो कैसे एक्स निकलेगा, एक्स निकालना कैसे होगा, सुनिए ध्यान से। टेंशन भी कभी कभी पूछ लेता है, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, पहले तो ये चार्ज है, अगर चार्ज है कोई भी तो इसका मास होगा, और मास होगा तो नीचे की तरफ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या mg लग रहा होगा। किसी भी एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, या तो इसको या तो इसको, क्योंकि दोनों में देखो एंगल थीटा है, दोनों चार्ज सेम है, ये भी प्लस क्यू का है और ये भी प्लस क्यू का है, तो दोनों का मास भी सेम रहा होगा। ठीक है, तो या तो इसको पकड़ के कैलकुलेट करो या तो इसको पकड़ के कैलकुलेट करो। तो मैंने इसका नीचे वेट लिख लिया, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और ये बन गया mg जो कि नीचे लग रहा है, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्जेस। अब एक चीज बताइए, अगर हम देखें टेंशन को, तो क्या टेंशन स्ट्रिंग में ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा होगा, अगर टेंशन को देखें तो यहां से क्या ये एंगल थीटा बना रहा होगा, अरे भाई ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब थोड़ा बताओ, इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक तो इसमें चला जाएगा t cos थीटा, और एक इसमें आ जाएगा, मतलब एक ऊपर चला गया कितना, और एक नीचे आ गया इसमें t sin थीटा, हो गया। अच्छा, ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज क्या आपस में फोर्स लगा रहे होंगे रेपल्सन का, क्या वो फोर्स इस पे जब लगा होगा तो क्या बाहर होगा, और वो फोर्स क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब एक चीज बताओ, इक्विलिब्रियम में पहुंचने का मतलब इस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0। अरे लिखा है ना इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज, यहां पे जाके रुक गया, मतलब इस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे थे, ऊपर t cos थीटा, नीचे कितना mg, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए होंगे तभी तो 0 हुआ होगा, वर्टिकल वाला।
और एक हॉरिजेंटल वाला, तो हॉरिजेंटल में कौन कौन से लग रहे हैं, टी साइन थीटा, और ये कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो क्या ये दोनों इक्वल हुए होंगे, तो क्या दो इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कौन सा बनेगा, टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या mg के इक्वल हो जाएगी, और टी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ई के इक्वल हो जाएगी, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। टी साइन थीटा एफ ई के और टी कॉस थीटा mg के। क्लियर है। थोड़ा ध्यान से एक बात देखो, दो इक्वेशन बने, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, टी से टी खत्म हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा, बोलो भाई, टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन में कितना, mg। बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर निकाला जाता है, तो क्या यहां से निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई की जगह पे k Q1 और Q2 दोनों को तुमने सेम लिया है, तो क्या Q स्क्वायर लिख दें अपॉन में x स्क्वायर इंटू में m इंटू जी, क्या यही होगा। अब एक चीज बताओ, क्या यहां से टेन थीटा मिल जाएगा, अरे टेन थीटा, क्या ये थीटा पता चल गया। क्या क्या पता होना चाहिए, अगर बस हमें x पता हो, चार्ज का मास पता हो और चार्ज कितना है वो पता हो, तो क्या मैं एंगल निकाल सकता हूं, कितने एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो हमें एंगल नहीं पता हो, या हम एंगल पे बात ना करके हमसे x पूछे कितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तब कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं ऐसे, थोड़ा ध्यान से देखो इस इक्वेशन से, चाहे तुमने एक रूल्स पढ़े होंगे, एक रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है मैं बता रहा हूं। अगर थीटा बहुत छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या साइन थीटा और टेन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, पढ़ा है ना। क्या पढ़ा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा या टेन थीटा, ये दोनों किसके इक्वल हो जाते हैं, थीटा के इक्वल हो जाते हैं। समझ रहे हो। थोड़ा यहां से इसमें एक ट्रेंगल बना लो, ऐसे राइट एंगल ट्रेंगल। अगर हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछें कितनी होगी, तो बताओ कितनी होगी। क्या ये एंगल है, तो उसके नीचे क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, ये एंगल है तो इसके नीचे क्या परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री है, तो क्या ये हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या हाइपोटेनस रस्सी का लेंथ है क्या, ध्यान से देखो, ये रस्सी का लेंथ है क्या। अगर लेंथ हमें पता हो और ये डिस्टेंस अगर देखें, तो क्या ये टोटल x है, तो क्या x/2 होगा, क्या होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस L होगा। अब इसको क्या मैं 2L लिख सकता हूं। और थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने बोला अगर साइन थीटा जो है बहुत छोटा हो तो भी थीटा के इक्वल होता है, और टेन थीटा भी किसके इक्वल हो जाता है। तो साइन थीटा से वैल्यू मैंने निकाल लिया, क्योंकि थीटा हमने मान लिया इज अ वेरी स्मॉल, बहुत कम ये डिस्टेंस चला होगा। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा से मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया। अब बताओ क्या यही लगभग थीटा कहलाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, x/2l। क्या ये वैल्यू टेन थीटा की जगह पे, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या हम इसकी जगह पे टेन थीटा की जगह पे x/2l रख सकता हूं क्या, समझ रहे हो। क्योंकि टेन थीटा की जगह पे थीटा रखा जाएगा, और थीटा की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है, x/2l। तो क्या ये वैल्यू रखोगे, इज इक्वल टू KQ² अपॉन x² mg। थोड़ा ध्यान से देखो, x को इधर भेज दें तो क्या ये x³ हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2l कहां चला जाएगा, ऊपर, तो k कितना बनेगा, KQ² और ऊपर चला गया 2l, और नीचे कितना बचा, बस mg, यही बना।
अगर यहां से हम 3 हटाते हैं पावर, तो ये सब पावर किस में चला जाएगा, 1/3 में। क्या यहां से x की वैल्यू मिल गई? ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इस पे बने हैं x निकालने के लिए, समझ रहे हो। और ये बोर्ड्स के लेवल से थोड़ा सा आगे है, मतलब ये हम केवल बात करें तो जेई नीट के लिए देख रहे हैं ये टॉपिक, इक्विलिब्रियम फॉर सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसमें कुछ 11 की चीज़ें मिक्स हैं जो तुमने टेंशन पढ़ा है तुमने ये, बट इतना भी नहीं मिक्स है कि आपको समझ में नहीं आए। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो, कुछ नहीं है। मैंने बोला कि दो चार्जेस सेम क्यू जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चले जा रहे हैं और वहाँ जाके रुक जा रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में चले जा रहे हैं। ऐसे सस्पेंडेड चार्ज के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि ये इतने डिस्टेंस पे जाके जब रुक रहे हैं तो कितना डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, या तो x या कितने एंगल पे फॉर्म हो रहा है, दोनों में से कोई एक चीज निकालनी होगी। तो अगर हमें थीटा निकालना होगा तब तो आसान है, बट x निकालने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या है, पहले तो हम इसका पूरा FBD बनाएंगे, एक चार्ज का FBD तुम्हें बनाना आता है। टेंशन T दिया है तो इसके दो कंपोनेंट, T cos थीटा, T sin थीटा। नीचे क्या होगा, mg, और दो चार्जेज आपस में फोर्स लगाएंगे कितने, Fe का। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो T cos थीटा mg के इक्वल हो जाएगा एंड T sin थीटा Fe के इक्वल हो जाएगा। दो इक्वेशन बन जाएंगे। इन इक्वेशन में तुम T से T को कैंसल आउट कर दोगे, साइन अपॉन कॉस को 10 लिख दोगे और Fe अपॉन mg। Fe इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच में लग रहे हैं। तो इसका मतलब k q1 q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, x स्क्वायर। तो k q1 q2 दोनों सेम थे तो q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और इनटू में देखो ध्यान से mg था ही तो mg हमने लिख दिया। अब बात आई कि हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं अगर ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब हमें x ही नहीं दिया होगा तब हम नहीं निकाल पाएंगे, बट वो x देगा तभी थीटा पूछेगा। या तुमसे वो थीटा न पूछ के तुमसे x ही पूछने लगे तो अब तुम थीटा को बहुत स्मॉल मानोगे, और थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा भी थीटा हो जाता है और टेन थीटा भी थीटा हो जाता है। तो मैंने एक ट्रेंगल बनाया और ट्रेंगल में मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। सर टेन निकाल लेते, टेन निकालते तो एक दिक्कत और फंस जाती। क्या, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थोड़ा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ही हो जाता है बेस है। क्या बेस अब पता है तुम्हें? नहीं, तो इसको भी निकालना पड़ता, इसीलिए मैंने साइन थीटा सेलेक्ट किया। साइन थीटा लिया तो क्या हमें ये पता था, क्योंकि टोटल x था तो x/2 हो जाएगा, और ये l स्ट्रिंग या जो भी थ्रेड लिए हो उसकी लेंथ है l। तो क्या यहाँ से हम साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया तो यहाँ से थीटा मिल गया, बिकॉज साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा है तो इसको हम थीटा बोल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी थीटा अगर बहुत छोटा हो तो ये केवल थीटा कहलाएगा, और थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x/2l इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg। हमें x निकालना था, x को इधर भेज दिया, x क्यूब हो गया, बाकी 2l को इधर भेज दिया, 2k q स्क्वायर l, और नीचे mg चल रहा है। ये क्यूब हटाएंगे तो जैसे रूट 1/2 आता है, यहाँ पे कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? नोट करिए इसको, आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करिए।
हो गया? हटाएं? नोट हो गया भाई, फिगर बन गया है ना? चलिए देखिए, बात नहीं, सुनिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम से ही है, उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम से हट के चलेंगे, जिसमें टाइम पीरियड हो गया, वेलोसिटी हो गया, इन चीज़ों पे बात करेंगे। मतलब अभी हम देखो बस कूलम्स लॉ पढ़े हैं और चार्ज पढ़े हैं, दो टॉपिक। तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में कुछ और है इनके अलावा। इसके बाद सीधे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे, एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड पे अब जंप करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन ही इसीलिए कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन ही करा रहे हैं आपको, कि ये जितना तुम कर रहे हो क्वेश्चन करने के लिए आप सीख रहे हो कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो अभी इस पे क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा बात कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले करो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे लिख लो, फॉर गिवन सिस्टम फाइंड कैपिटल Q ड्यू टू विच नेट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0। फिगर बना दे रहे हैं। ये Q है, यहाँ कैपिटल Q है, और नहीं, यहाँ पे कैपिटल Q रख लो, और यहाँ Q रख लो, यहाँ Q रख लो, यहाँ कैपिटल। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब समझ रहे हैं ना? ओरिजिन पे है 0, 0, A, 0, A, A, और ये हो गया कितना? 0, A। कोऑर्डिनेट मतलब इससे समझ गए होगे कि डिस्टेंस कितना है। क्या A है? ये भी डिस्टेंस कितना है? A। ये भी डिस्टेंस कितना है? A। ये भी डिस्टेंस कितना है? A। ये निकाल सकते हो तुम, कोऑर्डिनेट गिवन है तो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस दिया नहीं था, ये आपको कोऑर्डिनेट में दे दिया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा कोऑर्डिनेट से। अब नहीं अगर समझ में आ रहा है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, और डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लो। दो निकालोगे अपने आप समझ में आ जाएगा रेगुलर है कि वो है, मतलब रेगुलर नहीं है, मतलब स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, ठीक है। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, ये वाला जो Q चार्ज दिख रहा है यहाँ पे A, 0 वाला, इसी पे पूछा है नेट फोर्स 0 हो, उसके लिए कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। फॉर गिवन सिस्टम फाइंड अ कैपिटल Q। इस कैपिटल Q को कितना होना पड़ेगा जिन सब की वजह से नेट फोर्स किस पे, स्मॉल q पे क्या हो जाए? 0। और वो स्मॉल q कौन सा वाला है? A, 0 वाला। थोड़ा एक बार सोच लो और सोच के बताओ, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, और दिमाग लगा के एक बार बताओ क्या कर पाओगे। बोलिए भाई जल्दी, टाइम नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है। एक बार सोच लो, देख लो। मैंने पूछा इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो इस कैपिटल Q को कितना होना पड़ेगा कि नेट फोर्स 0 हो जाए? बताओ कैसे होगा।
आया किसी का कॉन्सेप्ट बनाए आप? थोड़ा एक चीज़ देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो यही मैं कह रहा हूँ कि आप इतना ये टिपिकल नहीं, आप सोच तक नहीं पा रहे हो वहाँ तक। ये प्लस क्यू है, मान लेते हैं, प्लस माइनस उसने दिया नहीं है, उसने बस बोला कि भाई कैपिटल क्यू को क्या होना पड़ेगा, हो सकता है प्लस भी हो जाए, हो सकता है माइनस भी हो जाए, और उसका मैग्नीट्यूड भी कुछ रहे, बस उसकी वैल्यू तो उसको चाहिए। तो मैंने सोचा क्या, मैंने सोचा कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है, सोचो कब जीरो होगा, अगर सब प्लस होते तो क्या ये इस पे फोर्स लगाता, किधर लगता, बाहर, और ये इस पे फोर्स लगाता वो भी किधर लगता, बाहर, और ये इस पे फोर्स लगाता वो भी किधर लगता, बाहर। क्या तीनों फोर्स कभी जुड़ के जीरो हो पाएंगे? नहीं नहीं, क्योंकि क्या होगा, एक फोर्स इधर लगा है, अभी मिटा दूंगा ये, एक फोर्स इधर लगा है और एक फोर्स इधर लगा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी पे आ जाएगा, और इन दोनों को सिंपली जोड़ोगे तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा। जबकि उसने बोला इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, उसके लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये है भाई साहब कि यहां पे जो चार्ज क्यू रखा है, उस क्यू को और इस क्यू को अगर प्लस ले लें और कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू को माइनस ले लेते हैं तो काम बन जाएगा। मे भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर सकता है। और देखो कैसे, क्या ये अगर माइनस है और ये माइनस, मैंने दिमाग में सोचा कि ये माइनस होगा, बस माइनस हो गया, ये तो पता कर लिया मैंने, बस मैग्नीट्यूड अब पता लगाना है मुझे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस। माइनस जैसे किया तो क्या ये फोर्स इधर लगने लगा और ये फोर्स इधर लगने लगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, और ये इस पे जो फोर्स लगाया इधर आ गया, क्या ये दोनों कट गए? क्या नेट फोर्स जीरो हो गया? समझे हो? इसका मतलब कैपिटल क्यू को अभी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता और पूछता कैपिटल क्यू को पॉजिटिव होना पड़ता कि निगेटिव, तो 10 मिनट सोचते रह जाते, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। केवल अभी मैं पूरा क्वेश्चन दिया हूं, वैल्यू भी निकालना है तुम्हें, ठीक है? तो अब वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं नाम दे देता हूं थोड़ा इसका कि आसान हो जाएगा, F1 F2 करूंगा तो ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ऐसे चल रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्यों मैं नाम दिया हूं? क्योंकि फर्स्ट वाला जब इस पे फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स क्या, F1 कहलाएगा, और ये कौन सा है, थर्ड वाला, तो ये फोर्स इस पे लगाएगा तो क्या कहलाएगा, F3, और ये फोर्थ वाला जब लगाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, F4 बोलेंगे। और ध्यान से देखो, F3 और F1 का जो रिजल्टेंट आएगा, क्या हम उसको FR बोल सकते हैं कि नहीं? अब थोड़ा बताना FR की वैल्यू क्या होगी, या छोड़ो, पहले F1 F3 इनको निकालो, बस एक बार निकालो, अभी बताता हूं। F1 की वैल्यू कितनी होगी, K, चार्ज कितना है Q, और ये चार्ज कितना है स्मॉल q, और डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, a²। F3 निकालोगे तो कितना होगा, K, चार्ज कितना है Q, ये चार्ज कितना है स्मॉल q, और डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, a²। क्या दोनों सेम आ रहा है? दोनों सेम आ रहा है। देन F1 एंड F3 दोनों सेम है, तो क्या इसको हम F मान सकते हैं? दो वेक्टर सेम हो गए और उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90। तो क्या हम नेट निकाल रहे हैं या F रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो क्या हम लिखेंगे F² मतलब a² प्लस b² मतलब वो भी F², दोनों सेम है, प्लस 2ab इंटू में cos 90, और cos 90 भाई साहब कितना होता है, 0 होता है। तो क्या ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी? F² कितना हो जाएगा, 2F², F² बाहर आ जाएगा, √2F किसकी वैल्यू आ जाएगी, FR की। मतलब ये जो FR आया है वो किसके इक्वल आएगा, √2F मिला। अब किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये इस पे फोर्स लगाया तो कौन सा लगाया, F4, कितना लगाया है, F4। तो क्या F4 निकालना पड़ेगा, आइए थोड़ा F4 पहले निकाल लेते हैं। F4 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, K, Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, स्क्वायर हो गया, एंड डिस्टेंस कितना है, √2a होगा। √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 2a² हो जाएगा? समझे हो? क्लियर है इतनी बात? यहां f की वैल्यू रख दो,
एफ आर किसके इक्वल है, √2, और एफ की वैल्यू कितनी आई है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। क्या इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है तो क्या F4 को FR के इक्वल होना पड़ेगा, तो F4 को FR के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वल करेंगे, FR इज इक्वल टू F4। बताओ FR की वैल्यू लिखते हैं √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में कितना है, ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो क्या कट रहा है, क्यू से क्यू कट जाएगा, के से के कट जाएगा, इसको क्या लिख लो, √2 दो बार लिख सकते हो क्या, √2 या तो छोड़ो 2 ही रहने दो, 2 को इधर भेज दो, ए स्क्वायर से क्या ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर था ना भाई, देख लेना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बस कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए थी। देन कैपिटल क्यू ये वैल्यू नीचे जाएगी और इधर तो कुछ बचा है नहीं, बस इसको उठा के कहाँ नीचे भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन, मिल गया। कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इस स्मॉल चार्ज जो क्यू दिया था उसका कितना टाइम, 1/2√2 टाइम्स, और प्लस में कि माइनस में, अरे कैपिटल क्यू को प्लस में लेना है माइनस में, वो तो पहले ही तुम निगेटिव लिए हो भाई, उसको किस में लेना है, माइनस में, और मैग्नीट्यूड कितना होना है, Q/2√2। समझ गए इतनी बात। तो ऑप्शन में हो सकता है ऐसे भी दे दे Q/2√2, तो तुम इसी पे मार के चले आओ, नहीं प्लस है ये, हमें किस में होना चाहिए था, माइनस में, इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, नोट करिए, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ और अलग मैंने बता दिया, सेम वही इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है जो तुम कर रहे हो, बस अभी तक मैं डिस्टेंस पूछ रहा था, अब मैं आपसे चार्ज पूछ दिया हूं कि चार्ज को कितना होना पड़ेगा कि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन गिवन है, चार्ज की वैल्यू निकालना, डिस्टेंस निकालना, या अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो या मॉड्यूल है तब तो उसमें है ही है, बाकी आप रेफरेंस बुक से भी सॉल्व करिएगा। मतलब अगर बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, करके लाइएगा, बाकी आगे पढ़ेंगे। अभी तो इक्विलिब्रियम खत्म हो गया है, थोड़ा सा वेलोसिटी और टाइम पीरियड्स वाले क्वेश्चन करेंगे, 2-4 एक्स्ट्रा अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड लेवल से भी थोड़े हट के होंगे। हो गया, नोट हो गया। सुनिए, क्वेश्चन क्या है होमवर्क के लिए। अभी आपकी क्लासेस 1 घंटे चल रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर हो पा रहा है, और बस कुछ दिन और आपकी क्लासेस जब 1.5 आवर की होगी, मतलब 1.5 घंटे की होगी, तो मोस्टली हमें लग रहा है कि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेगा, और इधर क्या कहते हैं, जल्दी जितना पढ़ लेंगे उतना ही हमारे लिए सही रहेगा कि आगे चल के रिवीजन का टाइम मिलेगा। जैसे पिछली बार अभी मतलब जो अभी बैच निकला है उसमें हम लोग ऑलमोस्ट क्लासेस 5 दिसंबर से पहले ख़त्म हो गई थी मेरी फिज़िक्स की, और पेपर 1-1.5 महीने बाद था, आपको भी पता होगा, तो अच्छा टाइम मिल गया था रिवीजन का। जो पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले उनको तो पूरा 1 साल का टाइम कोई मतलब नहीं है, तो आपको टाइम कम से कम पेपर से पहले 2 महीने रिवीजन का या 1.5 महीने रिवीजन का चाहिए। उसी की तरह कोशिश करके आप पहले ख़त्म करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, मतलब नवंबर लास्ट तक जाते जाते ख़त्म हो जाए फिजिक्स आपका। सुनिए, होमवर्क क्या है, मैं एक चार्ज दे रहा हूँ Q1 और एक चार्ज दे रहा हूँ Q2, बात नहीं, सुन लो इधर, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2।
इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या Q1 Q2 पे, मान लो इसको मैंने कर दिया फिक्स, Q1 को क्या कर दिया फिक्स। अब बताओ Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, जब Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 क्या आगे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, क्या रेपल करेगा, तो ये तो बढ़ नहीं सकता बिकॉज ये फिक्स है, तो आगे कौन बढ़ेगा Q2, तो क्या Q2 इसी लाइन को पकड़ के आगे की तरफ जाएगा, जाएगा, कुछ समय बाद वो यहां आ जाएगा, मान लेते हैं कुछ समय बाद वो यहां आ जाएगा, Q2 एक इमेजिनरी ऐसे मैं बना देता हूं, Q2 यहां आ गया, तो ये अब यहां से R1 डिस्टेंस था, तो ये अब कितने डिस्टेंस पे आ गया है, R2 डिस्टेंस पे आ गया है, कितने डिस्टेंस पे आ गया है, R2 डिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है। अब हमसे पूछा कि जब ये यहां से यहां आया होगा तो किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ा होगा, भी वेलोसिटी से ही तो आगे गया होगा, वो वेलोसिटी क्या रही होगी, हमें वही कैलकुलेट करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज, क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज वेयर Q1 इज फिक्स एंड k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रखेंगे, मतलब ये सारी कहानी कहाँ पे हो रही है, फ्री स्पेस में। सॉल्व करके आइएगा इसको, ठीक है।